स्ववेद अद्भुत है, अकल्पनीय है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी को 19,000 करोड़ की सौगात मिलेगी। स्ववेद मंदिर का आज उद्घाटन होगा। पीएम मोदी स्ववेद मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। 20,000 लोग एक साथ योग कर सकेंगे, ध्यान कर सकेंगे। 64,000 स्क्वायर फीट में फैला है स्वदेव महामंदिर। पीएम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। लगभग 3 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सबसे पहले पीएम मोदी 10:45 पर चौबेपुर उमरा स्थित स्ववेद मंदिर पहुंचेंगे, जहां 11:15 तक मंदिर का निरीक्षण होगा। इसकी भव्यता देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। लगभग 3 लाख लोगों को संबोधित भी किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री लगभग 19,154 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जिसमें 12,578.91 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 6,575.61 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर पर वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन, लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों के एक जोड़ी को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद लगभग 3 बजकर यानी कि 3:30 बजे की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, आज बेहद भव्य, बेहद खूबसूरत नजारा स्ववेद मंदिर का नजर आएगा, जो लगभग 20 सालों में बनकर तैयार हो रहा है। तो इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। तो आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगातों से नवाजेंगे अपने संसदीय क्षेत्र को। तो प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का ये दूसरा और बेहद खास दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी स्ववेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अपने आप में अद्भुत है ये मंदिर, जो कि 20 साल में न सिर्फ बनके तैयार हो रहा है, बल्कि आपको बता दें कि इसकी छवि जो है बेहद खूबसूरत है। देखिए, काशी की डगर है बीजेपी की, हालांकि कह सकते हैं 2024 पर नजर है, लेकिन जो भव्यता इस वक्त काशी की दिखाई दे रही है उसी पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। अश्विनी शाही जी हैं नेता बीजेपी से, साथ ही रत्नाकर सिंह भी नेता कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, आज काशी वासियों को एक बड़ी और सुंदर भव्य सौगात मिलने जा रही है। ये काशी बना है जी, काशी में हमेशा मतलब जो सोचा नहीं गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो 2014 में जब मैं आया यहाँ, तो मैंने जो एक कल्पना की थी, अब उस कल्पना को उन्होंने साकार करते हुए अपने आप को ही देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से 14 से सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई है, तब से जिस चीज का शिलान्यास कर रहे हैं उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। ये चीजें जो है बहुत देखने को मिलता था। कांग्रेस 56 सालों तक सरकार में रही, लेकिन बहुत सी चीजों को लटकाने का काम किया हर जगह। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे उत्तर प्रदेश को ही हम लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी ने सहारनपुर का भी विकास किया है और सोनभद्र का भी विकास किया है। इन लोगों की जोड़ी ने सबसे छोटे जिले श्रावस्ती का भी विकास किया है, बलरामपुर का भी विकास किया है और चित्रकूट का भी विकास किया है। तो ये एक विकास की सौगात है। मतलब 2-4 चीजें जो मैं आपको बताऊं, एक लगभग जो है 450 करोड़ की लागत से स्टेडियम बन रहा है। सीकरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है 400 करोड़ की लागत से है। 307 करोड़ की लागत से है, 305 करोड़ की लागत से
ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण हो रहा है। 242 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क बन रही है। रिंग रोड वहां चालू है, द्राक्ष वहां चालू है। हर घर नल योजना के तहत जो है नल कनेक्शन दिया गया, वो तो अपना हो ही रहा है। कार्गो चालू किया, वाराणसी हल्दिया बांग्लादेश तक बनारस से चालू हुआ है। और उसके बाद कौशल विकास केंद्र की स्थापना हुई है। रोजगार भी चाहिए, जिस पर जो है हमारे रत्नाकर भाई कहते हैं कि क्या रोजगार दिया, लोग आंकड़े लेकर आते हैं। मगर अभी मैं अगर गिनवाने बैठूं तो आपको निकल जाएगा। आज काशी को सौगात मिली है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के। एक सरकार यहाँ होती थी जो सिर्फ अपने गांव में नृत्य कराया करती, रनवे बनाकर, नहीं बनाया रनवे बनाया कि हमारा जहाज उतरेगा। लेकिन आज यहाँ काशी में देव दीपावली भी होती है। जापान के प्रधानमंत्री आकर देव दीपावली का दर्शन भी करते हैं, काशी की आरती भी होती है। तो आज काशी जो है विकास के चरमोत्कर्ष पर जा रहा है। काशी ने इतना सोचा भी नहीं था हमको इतना विकास हो जाएगा। और महाद्वीप की नगरी में जिस तरीके से कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमको गंगा ने बुलाया है तो गंगा माई के ये। और आपने कल देखा कि किस तरीके से काशी और तमिल संगमम का जो है उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि एक वहां से किस तरीके से रिश्ता जोड़कर कितने लोग आए थे। ये सब देखने को मिल रहा है। ये बड़ा दुर्लभ चीज था, पहले की सरकारों ने इन सब चीजों पर काम नहीं किया। जी चलिए रत्नाकर जी, क्या लगता है, यूं कहें कि जिस काशी की कल्पना की गई थी, विकास और विरासत का सपना, क्या वो अब धीरे धीरे साकार हो रहा है? क्योंकि अश्विनी शाही भी कह रहे हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी संसदीय क्षेत्र उन्होंने अपना बनाया है, काशी का कायाकल्प हो गया। कभी कांग्रेस ने इस बार नहीं सोचा, इस बारे में नहीं सोचा। रत्नाकर जी सहमत? रत्नाकर जी आवाज नहीं। हाँ जी, अब आप, हाँ आ रही है आपकी आवाज, आ पा रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपको सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल। देखिए, जिस कायाकल्प का जिक्र किया गया, अश्विनी शाही भी कर रहे थे, और यूं कहे प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया कि इससे पहले कभी काशी का वो कायाकल्प नहीं हुआ जो बीजेपी की सरकार में हो रहा है। और स्पेशली तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी हुआ, तो एक वीवीआईपी क्षेत्र बनकर रह रहा है काशी। देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मैंने अश्विनी भाई की बातों को नहीं सुना क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मैं खुद काशीवासी हूँ और अभी मैं काशी में ही हूँ, और काशी वासियों का दर्द मैं आपसे साझा करना चाहता जी। आज देखिए, विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश की तमाम तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल में तब्दील करने की कवायद इनकी चलती आ रही है। उसमें जो दर्शनाभिलाषी हैं, जो लोग दर्शन के लिए आते हैं, ज्योतिर्लिंग का दर्शन के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि वो गर्भगृह में जाएं और काशी विश्वनाथ के ऊपर जो है फूल अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, गंगा जल अर्पण करें और अपनी मनोकामना जो है वहां पे काशी विश्वनाथ के सामने जो है पूर्ण करने की अपनी आस्था दिखाएं। लेकिन विडंबना ये है कि जब से काशी कॉरिडोर बना है, तब से आम आदमी को सिर्फ काशी ज्योतिर्लिंग का झांकी दर्शन मिल सकता है। आम आदमी गर्भगृह में नहीं जा सकता है। 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे के लिए गर्भगृह में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। तो आप सोचिए, जो सुदूर से आए हुए जो दर्शनाभिलाषी होते हैं, वो अगर किसी दूसरे समय पे वहां पहुंचते हैं तो गर्भगृह का दर्शन नहीं कर सकते हैं। गर्भगृह का दर्शन सिर्फ वीवीआईपी लोग ही कर सकते हैं, या वो कर सकते हैं जो पैसा दे वहां पे 500 रुपए देखिए का रत्नाकर जी, हाँ रत्नाकर जी, आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं, जो जनता है या जो श्रद्धालु हैं, वो देश विदेश से आते हैं तो ठीक से दर्शन नहीं कर पाते। आपको याद होगा रत्नाकर जी, वो कुंज गलियां काशी की, वो गलियां जिस तरीके से बहुत मैली रहा करती थी, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि 2014 से तस्वीरें बदली हैं और काशी जो है वो विश्व की पटल पर आया है, चाहे वो काशी कॉरिडोर की वजह से क्यों ना हो। इस बात से कैसे कांग्रेस इनकार कर लेगी? देखिए, हाँ, काशी जो है वो अनादिकाल से अनंत काल से है और उसका अस्तित्व है और विश्व के सभी लोग इस चीज को जानते हैं। काशी कॉरिडोर बनने से काशी का महिमा मंडल चौगोर हो गया, ऐसा नहीं है। आप जाके
ग्रंथों में पढ़िए काशी की महिमा के बारे में। और काशी कहा जाता है कि यहाँ पे मरने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है, और भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर काशी जो है बना हुआ है। तो काशी का महिमा सिर्फ काशी कॉरिडोर बनाने से नहीं है, महिमा है यहाँ पे इसके संरचना के बारे में। जो बाबा विश्वनाथ कहा जाता है कि स्वयं यहाँ पे वास करते हैं, और जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसका नहीं तो जीवन सिर्फ काशी सुखमय हो कॉरिडोर का जाता है। कहाँ जिक्र मेरे रत्नाकर कहने जी? का मतलब ये हाँ, है। मैं वही कह रही हूँ आपसे, आप सिर्फ काशी कॉरिडोर को पकड़े हुए हैं, खाली काशी का जिक्र इसमें। आप उसके विकास की भी धार देखिए, विकास की रफ्तार देखिए। हाँ अश्विनी जी बोलिए। देखिए दीपिका जी, आज रत्नाकर जी के लिए कितना जो है भारी दिन है। ये चूंकि काशी के रहने वाले हैं, हमारे हाँ। मित्र हैं, लेकिन इनको अब गर्भगृह से ही ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। अब मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये भले ही कहीं और रहते हो, लेकिन काशी इनकी जो है मूल भावना में है। और पर्यटकों की मैं बात कर लेता हूँ, ये गर्भगृह की बात कर रहे हैं। मैं 2018 से पर्यटकों की संख्या हमारे पास नोट है, 64 लाख पर्यटक आए 2018 में, 68 लाख आए 19 में, 9 लाख कोविड आ गया था बीच में, फिर 30 लाख हुए। अभी 5 करोड़ 38 लाख पर्यटक काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। रत्नाकर जी को ये मालूम होना चाहिए, गर्भगृह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी एससीओ की बैठक हुई थी, संघाई सहयोग संगठन, उसने सांस्कृतिक राजधानी नामित किया है काशी को। और काशी तो धर्म नगरी है, हम गर्भगृह की बात ना करें। गर्भगृह में जब पर्यटक बढ़ेंगे तो ऐसे ही जो है गर्भगृह में दूर से हर जगह वहां दर्शन की जो है सबको इजाजत होती है। ये तो बहुत बेहतर चीज है, अच्छी चीज की गई। इन्होंने एक दूसरी कोई भी कमी नहीं गिनाया कि काशी की सड़कें बन गई, बाबतपुर हवाई अड्डे से लेकर उधर चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण हो गया, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शानदार बना। लेकिन और देखिए जो नाले अश्विनी जी, कांग्रेस का जो दुख है वो उनको ये भी साल रहा है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, और आपकी मंशा विकास तो एक अलग बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव साधना है, इसीलिए काशी का कायाकल्प हो रहा है। लगातार बीजेपी इस पे फोकस किए हुए है, ये कांग्रेस का भी कहना है। दीपिका जी, अच्छी बात है। अगर हमको चुनावी शंखनाद ही करना है तो अच्छी चीज है। कम से कम काशी का कायाकल्प तो हो रहा है, और हम राजनीतिक दल हैं तो हम चुनाव की तैयारी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इन लोगों की तरह थोड़ा ही है, 3 राज्य हार गए, अभी तक बैठक नहीं हो पाई, हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। तो ये कहाँ है हमारे आगे, कहीं नहीं टिकते हैं। हम राजनीतिक दल हैं तो राजनीति भी करेंगे। हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो देश का विकास भी करेंगे। हम लोग देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस समय हमारे बीच में हैं, और हम उनके नाम का प्रयोग भी करेंगे, हमारे वो नेता भी हैं। तो हम विकास का और उसका राजनीति का, दोनों चुनाव का, दोनों तैयारी करेंगे। इन लोगों की तरह कि भाई एक चीज लेकर दूसरी चीज चल दिए, नहीं होगा। अभी देखिए राहुल गांधी जी का बयान आया कि मैं जो है मोहब्बत दोबारा बांटूंगा। मोहब्बत अब बांटने से काम नहीं चलेगा, वो नफरत की दुकान खुल चुकी है डीएमके के द्वारा। आपने कुछ नहीं किया, अरविंद केजरीवाल से निपटिए पहले। किस तरीके से उन्होंने कह दिया 13 सीट में से एक भी नहीं दूंगा। तो ये एनडीए अलायंस समाप्त है, कांग्रेस एकदम बैकफुट पर है। इनके प्रदेश के अध्यक्ष रत्नाकर जी, इस बात से आप भी तो इनकार नहीं करेंगे ना कि यदि बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो सियासी जमीन लगातार कांग्रेस तलाश रही है, क्योंकि वो 2 अच्छे लड़के, उसकी कवायद भी हमने देख ली, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कवायद भी हमने देख ली। और जब हम बनारस का यानी कि पूर्वोत्तर का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए वीवीआईपी सीट अपने आप बनारस हो जाता है, लेकिन कहां कांग्रेस चूक कर गई, क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज कहूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी एक शहर का विकास करके कम मिल रही है और ये दिखाना चाहती है अश्विनी जी की आवाज से ठीक कीजिएगा किया है जी, तो ये बिल्कुल गलत है। आप यहाँ से अभी भी सुदूर गांव में चले जाइए, जहाँ पे विकास जो है, कहीं पे कोई स्मार्ट सिटी नजर नहीं आता है, कहीं विकास के कोई पैमाने नजर नहीं आते हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक गांव को जो गोद लेने का कार्यक्रम हर एक सांसद करेगा, वो कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो ये काम
आपको नहीं लगता रत्नाकर जी, ये काम आपको नहीं लगता ये कांग्रेस ही कर ले? काम करेंगे तो हाँ, ये काम कांग्रेस ही कर ले। एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते यदि ये काम कांग्रेस ही कर ले तो कहीं ना कहीं आप भी जनता की नजरों में आएंगे। आप कम से कम सड़क पर उतर के राजनीति तो करिए, जनता पे अपनी उपस्थिति दर्ज तो कराइए। लेकिन कांग्रेस ऐसा करने में सफल कभी नहीं होती। क्या वजह होती है? फिर आप बैठ के डिबेट में गिनाते हैं या फिर एक्स पर पोस्ट करके गिनाते हैं, तो इससे काम तो नहीं चलेगा ना रत्नाकर जी। नहीं, देखिए कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस जो है देश में जूझ रही जो जनता है, महंगाई के खिलाफ जो है सड़क पे उतर रही है, बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पे उतर रही है, तो वो जो है आंदोलनरत है कांग्रेस इस भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही खिलाफ, इसके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रयासरत है। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको जरूर स्वीकार करूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए जहां पे हम सरकार से वही मैं पूछना चाह रही हूँ, ऐसी क्या खामी रह गई? ऐसी क्या खामी रह गई? कहना चाहूंगा, बात पूरी कर लेने दीजिए। जी जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरी राज्यों में या हिंदी भाषी क्षेत्रों में इनका वर्चस्व है। हाँ। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी का दक्षिणी क्षेत्रों में वर्चस्व है। नहीं, तो कहीं ना कहीं आपने नजर नहीं दौड़ाई रत्नाकर जी, आपने फिर चूक कर रहे हैं। कांग्रेस शायद फिर वही चूक कर रही है। कल का पहला दिन आपको याद होगा, तमिल संगमम में देख लीजिए किस तरीके से वो उद्घाटन होता है, अपना उद्बोधन करते हैं और साफ तौर पर यहीं से बनारस से ही सीधी राजनीति साधी जा रही है तमिल को लेकर भी। आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें आपको नजर नहीं आ रही है। ये गलती है कांग्रेस की, फिर आप कहते चूक रह गई। सुनिए, हाँ देखिए, सिर्फ राजनीतिक मकसद से अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है तो वो निश्चित रूप से परिणामदायक नहीं होगा। आप साउथ में जा करके और साउथ के लोगों का कितना भला कर सकते हैं, कितना कल्याण कर सकते हैं, वो देखने वाली चीज है। आप उत्तर में किसी मंदिर का नाम या किसी जगह का नाम या कोई उद्घाटन करते हैं, उसका प्रभाव दक्षिण में अगर होना होगा तो दक्षिण में भी हम बहुत सारी चीजें करेंगे जिसका प्रभाव उत्तर में हो सकता है। ठीक तो है, ये कोई लॉजिक नहीं है इसका कि हम यहाँ पे कुछ करते हैं लॉजिक आप उस जगह पे कितना सक्रिय है, कितना संगठन सक्रिय है, कितना काम कर रहा है, वो चीजें होती हैं। हाँ। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा हाँ। कि आज अश्वनी भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, गरीब जाति, युवा, बेरोजगार और महिला जाति है। चलिए, मैंने मान लिया, ये बात क्यों कही प्रधानमंत्री मोदी ने? हाँ। सुन तो लीजिए, हाँ। तीन राज्यों की बात कह रहे थे ये। हाँ। कि 3 राज्यों में हम हार गए, उसके ऊपर में आता। हाँ। अभी ये बताइए, ये कहते हैं कि देश में सिर्फ गरीब जाति है, युवा और बेरोजगार और महिला जाति है। हाँ। लेकिन वहीं पे जब मुख्यमंत्री बनाना होता है, हाँ। तो इनको आदिवासी जाति नजर आती है, हाँ। यादव जाति नजर आती है, हाँ। ब्राह्मण जाति नजर आती है। तो ये इनका जवाब मैं दूंगी। देखिए रत्नाकर जी, इस बात का जवाब मैं दूंगी तो मैं बायस्ड हो जाऊंगी, है ना। इस बात का जवाब अश्विनी जी देंगे। अश्विनी जी, वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे और इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए, स्ववेद मंदिर, इसकी खासियत जान लीजिए। ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 3 लाख वर्ग फीट में गुलाबी पत्थरों की नक्काशी किया हुआ ये मंदिर है जो ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। अब स्ववेद के दोहे मंदिर में अंकित किए जा रहे हैं। अभी आपको बता दें, 20 साल से ये मंदिर बन रहा है। 50,000 वर्ग फीट पर वाटर जेट तकनीक से दोहे उत्कीर्ण किए गए हैं। पूर्वी दिशा में बता दें, पूर्वी दिशा में प्रवाहित नहर जल राशि के रूप में इसे स्थापित किया गया है। मुख्य गुम्बद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह ये बहुत खूबसूरत नजर आता है। मंदिर में विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, आपको याद होगा, जिसमें मई 2017 में 21,000 कुंडलीय स्ववेद उत्तरार्ध मंदिर को देखने के लिए पहुंचे थे। इसे इतिहास के सबसे विशालतम यज्ञ की संज्ञा भी तब दी गई थी। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। विशाल साधना केंद्र स्ववेद महामंदिर अपने आप में अनोखा है। कैसे मंदिर में शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। मंदिर का निर्माण करीब 18 साल पहले शुरू कर दिया गया था। तकरीबन 64,000 वर्ग फीट में बना ये
7 मंजिला मंदिर है। ये तस्वीर देखिए आप, इसकी विशेषता भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इसकी विशेषता कितनी है। और देखिए, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है कि आज इसका उद्घाटन वे करने जा रहे हैं। 3 लाख वर्ग फीट में गुलाबी पत्थरों की नक्काशी से बना हुआ मंदिर है, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता हुआ नजर आता है। ये ग्राफिक के जरिए तमाम खूबियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी भव्य मंदिर का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 5 साल में दूसरी, यानी कि नई दिल्ली से लेकर बनारस तक जो ट्रेन चल रही वंदे भारत, उसकी दूसरी ट्रेन मिलने जा रही है। ये अपने आप में बड़ी सौगात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि उनकी मंशा है काशी को विश्व पटल पर रखने की और काशी का लोहा दुनिया माने। और देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपनी बात रखते हुए तमाम बातें भी कही थी। उन्होंने कहा था कि काशी जो है वह न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि शिक्षा का केंद्र भी काशी रह चुका है और इसको आगे और बढ़ाना है, अमिट छाप छोड़नी है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। उसके लिए बाकायदा तैयारियां भी की जा रही हैं। तो देखिए, हर तरीके से, हर एंगल से काशी को निखारा जा रहा है, काशी को संवारा जा रहा है। विश्व स्तर पर काशी ने अपनी अनोखी छाप तभी छोड़ दी थी जब काशी कॉरिडोर का भव्य निर्माण किया गया था। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का पहली बार आगमन किया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तब से लेकर अब तक उनकी जो जर्नी है, जो यात्रा है, इस वक्त चल ही रही है। और देखिए, टक्कर देने वाला कोई नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि 2024 का शंखनाद भी वह यहीं से कर रहे हैं और इसी को लेकर तमाम खलबली जो है कांग्रेस के भीतर मची हुई है, जो मचना लाजमी भी है। चाहे तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अश्विनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता रत्नाकर जी कांग्रेस से मौजूद हैं। अश्विनी जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। रत्नाकर जी ने तो अपनी बात कह दी थी, आप बताइए अश्विनी जी। दीपिका जी, रत्नाकर जी की आवाज ठीक से सुन नहीं पाए, बस थोड़ा सा वो कर दीजिए कि किस विषय में ये बोल रहे थे। जी इनकी आवाज रत्नाकर जी क्या सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए रत्नाकर जी बताइए। देखिए, ये देश की जनता को कि हमारे लिए सिर्फ एक ही जाति है, गरीबी जाति, युवा, बेरोजगार और महिला जाति। हमारे लिए ठीक है, समझ यादव जाति नहीं है, कोई ब्राह्मण ठीक है। जाति का जिक्र था और जिस तरीके मैं समझ रही, जिस तरीके जाति का जिक्र करते हुए तमाम प्रदेशों में मुख्यमंत्री, हाँ, तमाम प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उसी को सवाल है। जी आगे आपकी बात आ गई। प्रधानमंत्री स्वयं, हाँ जी, प्रधानमंत्री स्वयं जवाब ले लीजिए। कहते हैं कि मैं मंच से कहते हैं कि मैं ओबीसी जाति का हूँ। चलिए आपकी बात आ गई रत्नाकर वोट जी। लेने के लिए तो जाति विशेष का वर्णन करते हैं। ठीक और इस तरह देश की जनता को कहते हैं। ठीक है अश्विनी जी, अब आपकी बारी। अश्विनी जी, ओवर टू यू। अश्विनी जी, हाँ। देखिए ये लोग आज जो है विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है, तथ्यों का अकाल है और कहीं भी किसी भी प्रदेश में नेताओं का अकाल हो गया इनके यहाँ। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं। 303 सीटें हमारी सिर्फ किसी एक जात, एक धर्म, एक पंथ के वजह से नहीं आई हैं। ये सबके साथ, सबके विकास के साथ आई हैं। ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इंडिया अलायंस बना है, अभी मध्य प्रदेश में जाकर किस तरीके से अखिलेश यादव जी ने उसका विरोध किया कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से ये काम कर रही है। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है जाति जनगणना कराने का। और जो जाति जनगणना की राहुल गांधी जी हर प्रदेश में कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना अश्विनी जी, ये तोड़ निकाल लिया बीजेपी ने जातिगत जनगणना का। ये बहुत बड़ा तोड़ निकाला है क्या बीजेपी ने कि तीनों राज्यों में जब बीजेपी की सरकार बनी तब उन्होंने वर्ग को साधते हुए यूं कहे कि कि तमाम वर्ग के सीएम चुने। जी हाँ, तो जातीय संतुलन को बरकरार रखा गया। हाँ, नहीं, अब मैं आपको जवाब देता हूँ, आपको हमारी बात पूरी हो जाएगी, जवाब मिल जाएगा जी। तो वहां पर जो लोग हैं, मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि 2011 में हम जाति जनगणना सर्वे कराए, एक सेंसेक्स कराए, लेकिन 4 साल सरकार रही, सर्वे उसका बाहर नहीं आया। सिद्धारमैया जी की सरकार पीछे भी थी, इनकी बीच में हमारी सरकार आई, फिर इनकी आ गई है। उन लोगों ने उस समय जाति जनगणना कराई थी, सेंसेक्स कराया था।
लेकिन अब भाई वही एक जारी कर देते कि घूम घूम के राहुल गांधी को कहने की क्या जरूरत है, हम यहाँ कराएंगे। जहां आप करा चुके हैं वहां घोषित नहीं कर रहे। आज भी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, वो नहीं कर रहे हैं, वादे से मुकर रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं। अच्छा, तो बोलते हैं। अश्विनी जी, मैं भारतीय पूछ जनता लूं पार्टी आपसे ने जरा, क्या किया है? आप बताइए अब एक मंशा लाइन। क्या है? हाँ, क्या क्यों बीजेपी भी चाह सकती है ना, बीजेपी तो कर सकती है जातिगत जनगणना, परेशानी क्या है? आप करवा दीजिए यदि आपको ऐसा लगता है तो। नहीं, हाँ। हम कहाँ कह रहे हैं, हाँ। हम तो कह ही रहे हैं। देखिए, हमने कहा है कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर 2633 जातियां ओबीसी की हैं, जिसमें 97 जातियों को ही उसका पूरे 27% आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है और 1600 जातियों को नहीं मिलता है, ये किसका है? हम तो रोहिणी कमीशन के हिसाब से लागू करना चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास। हम जी, इस जी। वजह से, लेकिन आप एक बात और बताइए, जो हाँ। सवाल उठाया इन्होंने हाँ। 3 राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों का, हाँ, भाई हमारे क्या वो कार्यकर्ता नहीं, वो कांग्रेस से नहीं ना है हाँ। कि कांग्रेस का आदमी उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। जी। हम चाहे किसी को ले आएंगे, हाँ। कोई ना कोई किसी वर्ग में होगा। हाँ। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखो, कहा हमारे जातिगत लिए समीकरण को गरीब साधा विकास गया है ना, हम ये भी बोल सकते हैं ना स्पष्ट शब्दों में। चलिए अभी चर्चा में आगे बढ़ाती हूं मैं कि वेंकट रमण गणपाठी सदस्य हैं काशी विश्वनाथ न्याय ट्रस्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के वेंकट रमण जी। जी जी, देखिए आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है कि आज काशी को बड़ी सौगात मिल रही है। 20 सालों से जो स्ववेद मंदिर को बनाया जा रहा था, आज वह पूरा हो रहा है। इस मंदिर की खासियत के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। सभी को नमस्कार। काशी में इस समय एक और भी जोड़ दूंगे, तमिल संगमम का भी कल से प्रारंभ हुआ है। जी जी काशी तमिल संगमम, जी। क्योंकि जो है हमारे तमिलनाडु और काशी दोनों की संस्कृति एक है जी और तमिलनाडु में एक एक गांव में एक एक लोगों का काशी के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास जी कि उनके जीवन में एक बार काशी आना, गंगा स्नान करना, विश्वनाथ जी का दर्शन करना, यहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में माँ विशालाक्षी का दर्शन करना। उसी तरफ जब यहाँ के लोग वहां जाते हैं तो वहां पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्वरूप में है हाँ। और कांची, कामाक्षी, मदुरई, मीनाक्षी इनका दर्शन करते हैं शक्तिपीठ के रूप में। धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये जो सांस्कृतिक है काशी और तमिलनाडु का, हाँ। बहुत ही सुंदर है, आपस में बहुत दोनों जगह श्रद्धा है। तो इसके पिछले साल भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा तमिल संगम का आयोजन हुआ था। जी जी, के वेंकट रमन जी, आपका हालांकि राजनीति से कोई संबंध तो नहीं होगा, एकदम नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि साउथ की राजनीति को साधा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये कांग्रेस कह रही है। और यहाँ से क्यों साध रहे हैं आप? वहां जाइए, आप तमिल जाइए, आप साउथ जाइए, वहां जाके राजनीति करिए। रत्नाकर जी का कहना तो ये है। रत्नाकर जी, वापस आपके पास आ गई मैं। जी देखिए, मैं कहूंगा हाँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक पुरुष बनने का इतना ज्यादा शौक है कि अपने ही स्वयं के कार्यकाल में स्वयं के नाम पे रखे हुए नमो घाट का उद्घाटन स्वयं ही करते हैं। स्वयं के नाम पे रखे हुए ट्रेन की हरी झंडी नमो ट्रेन स्वयं ही दिखाते हैं। हाँ स्वयं के स्टेडियम में बने हुए क्रिकेट मैच स्वयं ही देखने जाते हैं। तो आप समझिए, ये अपने नाम को ऐतिहासिक देखिए, देखिए नाम का जिक्र करेंगे तो फहरिस्त तो बहुत लंबी है, फिर कांग्रेस को भी घेरा जाएगा, इसमें कांग्रेस भी आ जाएगी, तो नाम का जिक्र क्यों ही करना रत्नाकर जी? हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ, क्योंकि महापुरुष पहले भी जो इतिहास में महापुरुष हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती रत्नाकर जी, एक बात समझ नहीं आती कि आपको अच्छे काम क्यों नजर नहीं आते? काशी विकास कर रहा है, काशी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, वीवीआईपी सीट आप जरूर देख पाते हैं, लेकिन काशी की जो मूलभूत चीजें हैं उसको आयाम मिल रहा है। यहाँ पर विश्व, देखिए काशी आस्था का केंद्र नहीं है ना सिर्फ, बल्कि काशी में विद्या अर्जन करने के लिए भी देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ पर विकास हो रहा है, आप उस नजरिए से क्यों न चीजों को नहीं देख पाते? क्यों राजनीति चश्मा लगा के रहती है कांग्रेस हमेशा? अब मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ बिल्कुल, और बिना रुकावट के मुझे बोलने दीजिएगा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कहने जा रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल, उस धार्मिक स्थल की मूल भावना होती है, वहां पे लोगों की आस्था जुड़ी होती है।
ठीक है। अभी अश्विनी भाई कह रहे थे कि हम इतने लाख पर्यटक आए, इतना कमाए, इतना पैसा बनाए, इतना आय हुआ, राजस्व आय हुआ। क्या हम तीर्थ स्थलों को इसी नजरिया से देखते हैं कि वहां पे राजस्व बढ़े? आपको याद होगा झारखंड में जैन तीर्थ स्थल है एक, क्या नाम है उसका, समेत शिखर, समेत शिखर तीर्थ स्थल है। वहां पे कुछ इसी तरह से डेवलपमेंट करने का, पर्यटक स्थल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रपोज किया गया, लेकिन जैन मुनियों ने वहां पे विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है उसकी मूल भावना से छेड़छाड़ न की जाए, तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, उसको पर्यटक स्थल नहीं बनाया जाए। ठीक है। उसमें 2 जैन मुनि वाले प्राण संत जो है वो प्राण भी त्यागे। हाँ। तो कहीं न कहीं आप काशी की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश चलिए, न मूल करें। भावनाओं से आप छेड़छाड़ देखिए का जो है जिक्र आपने जिसकी किया। आस्था है, चलिए, आप देखिए, आपकी बात आ गई। और देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अश्विनी जी हैं या फिर आप यानी बीजेपी और कांग्रेस है। यहाँ पर हमने खुद इसी वजह से कि वेंकट रमन जी को भी बुला रखा है, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अब जरा वेंकट रमन जी बता देंगे आपको, वेंकट रमन जी, क्या काशी की मूल भावना से, क्या बाबा विश्वनाथ की जो मूल भावना है उस मंदिर की, क्या उनसे यहाँ पर चोट की जा रही है? देखिए, अभी तमाम तस्वीरें भी हम दिखा दें। देखिए, यहाँ पर उद्घाटन शुरू हो गया है, उद्घाटन की तस्वीरें इस वक्त, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं। आज स्ववेद मंदिर का ये निर्माण, और देखिए भव्यता इस मंदिर की देखते ही बनती है। यहाँ पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। लगभग 20 साल से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, जो अब पूरा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त। इसी के साथ आपको बता दें, काशी को विश्व पटल पर लाना ये प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि डंका दुनिया में बज रहा है काशी का, लोगों का, वहां जो लोग वहां के हैं वहीं के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी कि काशी को काशी के लोग ही प्रमोट करें, ऐसी मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा, उसी के साथ साथ वो भव्य मंदिर बनकर तैयार, जिसमें काशी में कभी कल्पना की गई थी, विकास और विरासत का जो सपना संजोया गया था वो पूरा होता नजर आ रहा है। और तस्वीरें भव्यता की ओर, जहां पर आपको बता दें कि काशी तमिल संगमम का उद्घाटन तो हुआ ही साथ, इसी के साथ देखिए ये भव्य मंदिर राष्ट्र को समर्पित, तो स्ववेद मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसी के साथ आपको बता दें, ठीक एक दिन पहले नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का भी रिमोट दबाकर उद्घाटन किया गया था। तो आज पीएम मोदी स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ 20,000 करोड़ की सौगात से आज काशी वासियों को नवाजा जा रहा है। बनारस से नई दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली तौर पे हरी झंडी आज दिखाई जाएगी, यानी कि साफ तौर पर देखिए कि आज सौगातों की झड़ी लग रही है। चलिए, तमाम अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं। के वेंकट रमन जी, आपका मैं रुख कर लेती हूं, जिस तरीके से अपने उसी सवाल पर वापस आती हूं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा गया था कि उसकी मूल भावना, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जो बाबा विश्वनाथ की जो मूल भावना है, जो मंदिर की मूल भावना है, उसके यहाँ पर उनसे छेड़छाड़ की गई है। क्या वाकई ऐसा है, आप समझते हैं? भी हर चीज में राजनीति को जोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, जो काशी में तमिल संगमम का आयोजन हुआ है, निश्चय ही इससे जो हमारे पर्यटन की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर दर्शनार्थी आ रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर यानी कि वो भव्य कॉरिडोर जो सबको याद होगा, उस भव्य कॉरिडोर से क्या लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ये बताइए आप। जब से भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, प्रतिदिन 1 लाख की संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं। शनिवार रविवार को 2 लाख की संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं। सभी लोग इतने प्रसन्न हैं कि पहले पूर्व में
जो मंदिर था हमारा देवालय, क्योंकि काशी हमारे विश्वनाथ के लिए जानी जाती है, हाँ। विश्वनाथ की राजधानी हाँ। और माँ गंगा के लिए। हाँ। तो उसका हम लोग का कर्तव्य है कि पहले जो रूप था बहुत ही छोटा था, अगर 5,000 भी दर्शनार्थी आ जाते रहे वहां खड़े होने की जगह नहीं रहती थी। हाँ। लेकिन जब से ये देवालय का निर्माण, जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, प्रतिदिन 1 लाख की संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं। हमारे जो काशी की आर्थिक स्थिति देखेंगे आप, बहुत मजबूत हुआ है। इसके कारण, उसका मेन कारण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो हमारे जितने नाविक बंधु हैं उनके यहाँ प्रतिदिन सायंकाल से रात्रि तक यात्री घूम रहे हैं, गंगा आरती देख। बिल्कुल, देखिए क्या इस बीच, हाँ। 1,000 की संख्या है वहां बेच रहे हैं, उनके चलिए, आय में वृद्धि हुई। वही चीजें मैं आपसे जानना चाह रही ऑटो थी, वाले हो क्योंकि चाहे आप ठेले वाले हो। राजनीति से प्रेरित नहीं हैं वेंकट रमन जी। रत्नाकर जी, निश्चित ही। समस्या क्या, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ये बताइए ना। आपने कहा कॉरिडोर का निर्माण जब से हुआ, पर्यटन का आप केंद्र बना रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, मूल भावना से छेड़छाड़ की गई, तमाम बातें आपने गिना दी। अब क्या कहेंगे रत्नाकर जी, जवाब दीजिए। रत्नाकर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क साधने की हम कोशिश लगातार अपने तमाम अतिथियों से कर रहे हैं। रत्नाकर जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, इस बीच तस्वीरें भी वो सामने आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं, एक एक चीज को निहार रहे हैं। रत्नाकर जी, आवाज आ पा रही है आपको? महत्वपूर्ण। ठीक है, रत्नाकर जी के वेंकट रमन जी तो कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, उल्टा पहले सकरी गली हुआ करती थी, लोगों को दिक्कतें ज्यादा थी, अब सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है कॉरिडोर से। तो अब बताइए क्या कहा जाए? नहीं, कॉरिडोर से नहीं है। हाँ। यहाँ पे है कि आप जो हम गर्भगृह में जाकर के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते थे, भगवान शिव को स्पर्श करते थे, अपनी हाँ, मनोकामना आप ही मुझे बताइए। चलिए, ये मेरा सब, ये देखिए, ये उनका सवाल था, मेरा सवाल भी एक ये है कि आप जितना मूर्तियों को स्पर्श करेंगे, आप पौराणिक शिवलिंगों को जितना स्पर्श करेंगे, उनको उतना नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आपको याद होगा उज्जैन के बाबा महाकाल का वो तस्वीरें भी सामने आई थी, वो खबरें भी सामने आई थी, जब लोग उनको छूते थे, इससे वो जो शिवलिंग है उसको बहुत नुकसान हो रहा था। तो क्या गलत है रत्नाकर जी, ये बताइए मुझे आप। देखिए, झांकी दर्शन करना और गर्भगृह में जाकर के समीप से दर्शन करना, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप स्पर्श ही करिए, लेकिन आप उस पुष्प चढ़ाइए, उस पे फूल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जो काशी विश्वनाथ भगवान शंकर जी से प्रसन्न होते हैं। आप झांकी दर्शन तो बैठ करके टीवी में भी देख सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग है, लेकिन क्यों जाते हैं लोग वहां पे, क्यों मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं? क्योंकि मंदिर एक धार्मिक स्थल होता है, जहाँ का वातावरण शुद्ध होता है और वहां से जो भावनाएं निकलती हैं, जो कनेक्ट करती है भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग से एक आम जनता को, वो अनुभूति जो है टीवी पे बैठ करके या झांकी दर्शन से नहीं हो सकता। मैंने खुद अनुभूति किया, मैं तो सैकड़ों बार गया हूँ जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। लेकिन विडंबना ये है कि जब से काशी कॉरिडोर बना है, आप ये कह रहे हो कि बाबा को भी, बाबा विश्वनाथ को भी वीवीआईपी बना दिया गया है। अश्विनी शाही जी, क्या बाबा को भी, बाबा विश्वनाथ को भी वीवीआईपी बना दिया? उनके दर्शन भी नहीं हो पा रहे, लोग फूल नहीं चढ़ा पा रहे, उनको जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं। रत्नाकर जी का कहना है, उनकी भावनाओं का क्या, ये तो झांकी दर्शन हो गया, रत्नाकर जी कह रहे हैं। रत्नाकर जी, लग रहा है कि ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं किए हैं। ओमकारेश्वर चले जाइए, बाबा बैद्यनाथ चले जाइए, तो किस तरीके से श्रृंगी से जो है बाहर से जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। तो और आपने अभी जो सवाल पूछा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल था कि जो उज्जैन में किस तरीके से एएसआई ने और सबने जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था कि कहाँ कैसे जल चढ़ेगा, क्योंकि वो ऊपर से शिवलिंग जो है धीरे धीरे हल्का हल्का घिस रहा था। तो उन सब चीजों को अभी और भी हजारों साल तक चलाना है, वो हमारा काम है, इन लोगों का तो काम नहीं था। अब हम इन सब चीजों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, दर्द उससे है इनको। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले इन्होंने, मैं सुन पाया, ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ इनको, इन्होंने कहा था, सबने बात की, अपने कहते कहते भूल गए। इन्हीं की सरकार है, हेमंत सोरेन। 2021 में पर्यटन की घोषणा करते हैं वो
17 फरवरी 22 को जारी किया गया गजट नोटिफिकेशन में उसको पर्यटन क्षेत्र बनाते हैं। जी जी और जी, चलिए आपकी बात आएगी और रत्नाकर जी से हम जवाब भी लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे हम।